नमस्कार दोस्तों, प्रियंकास पॉलिटी पॉइंट्स में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ हम इग्नू एमए सेकेंड ईयर का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें जो फिलहाल हमारा जो पेपर कोड है वो MPSC 001 है और इसका नाम भारत और विश्व है। अब तक इसमें हम 14 यूनिट कवर कर चुके हैं। जो हमारी आज की यूनिट है इसका नाम है आर्थिक समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश, बहुराष्ट्रीय निगम तथा अक्षेत्रीय सहयोग। यानी कि भारत के सामने आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी है, कौन से देशों के साथ हमारी जो आर्थिक संबंध है वो अच्छे हैं और कौन से देशों के साथ घाटे में जो हमारे आर्थिक संबंध चल रहे हैं। क्षेत्रीय सहयोग किस प्रकार का है, यानी आसपास के देशों के साथ जो क्षेत्र जो संगठन हमने व्यापार के लिए बना रखे हैं उनमें हमारा सहयोग किस प्रकार का है, दूसरे देशों से हम सहयोग किस प्रकार प्राप्त कर रहे हैं, कितना लाभ है और कितना नुकसान, पूरा का पूरा डिटेल इस यूनिट में हम देखने वाले हैं। देखिए 13 से लेके जो 17 यानी कि 13 से लेके 17 की जो यूनिट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव और कंसेप्चुअल क्वेश्चन दोनों के लिए। इसमें जो जैसे कि तारीखें दी हुई हैं कि कब वॉर हुआ, कब कौन सी संधि हुई, भारत कौन सी संधि में है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा था कि जो गुटनिरपेक्ष जो सम्मेलन है उसको बनाने में कौन कौन से देश शामिल थे, कौन कौन से प्रमुख देशों के शामिल थे, ये इस टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हमें सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हमें वीडियोस काफ़ी ध्यान से सुननी है, जो इंपॉर्टेंट लगता है वो हमें नोट करते जाना है। सबसे पहले इस यूनिट की हम प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना से पहले एक बात और कि हमें पूरी कंप्लीट पढ़ने की यूनिट पढ़ने की क्या नीड है। देखिए नीड इसलिए है, आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन का टाइम चला गया है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो किसी भी विषय को समझने के लिए हमें उसको शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। हम बीच के जो शॉर्टकट अपनाते हैं वो थोड़े टाइम के लिए हमें काम आ सकते हैं, लेकिन हमारा आजकल एग्ज़ाम क्रैक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमें लाइन टू लाइन पढ़ना ज़रूरी है और ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। हमें विषय की समझ बहुत ज़रूरी है, विषय की समझ हमें होनी चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि हम पॉलिटिकल साइंस की यहाँ बात कर रहे हैं तो हम उसकी शब्दावली का हमें पता होना चाहिए। जब हम सब्जेक्टिव पेपर लिखते हैं या फिर सब्जेक्टिव आंसर देने की कोशिश करते हैं तो उसमें उन शब्दावलियों का प्रयोग भी हमें करना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम प्रस्तावना शुरू कर देते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश के महत्व और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका और बढ़ते हुए अक्षेत्रीय सहयोग के साथ बहुत सी समस्याएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें उत्तर के अमीर देशों तथा दक्षिण के निर्धन देशों के बीच आपसी तालमेल बैठाना प्रमुख है। यह मामला मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी मुख्य पहलू बन गया है। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की इस आयाम को गरीब तथा अमीर देशों के रिश्तों की समस्या और विकासशील देशों में व्यापार तथा निवेश के फैलाव की अमीर देशों की इच्छा की समस्या बताया जाता है। संक्षेप में इसे गरीब देशों की अर्थव्यवस्था में संपन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी निवेश के माध्यम से झलकती वैश्विक परस्पर निर्भरता भी कहा जा सकता है। विश्व के निर्धन देशों के साथ व्यापार तथा उनमें पूंजी लगाने की संपन्न देशों की पद्धतियों का विश्लेषण करते हुए अनेक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले शक्तिशाली और कम लाभ वाले उन आर्थिक संगठनों की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता, जिन्हें बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाता है। किसी एक देश के व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था में पूंजी लगाने में कुछ नया नहीं है, परंतु दूसरे महायुद्ध के बाद से बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से विदेशों में सीधे निवेश की मात्रा में भारी वृद्धि हो रही है। इस प्रवृत्ति से उत्पादन के अंतर्राष्ट्रीयकरण तथा संपत्ति के एकाधिकार की नई प्रक्रिया उभरकर सामने आई है। इन बहुराष्ट्रीय निगमों की चुनौती और दक्षिण के गरीब देशों की उत्तर के संपन्न देशों पर निर्भरता की दुष्प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की छत्र छाया में बड़ी संख्या में अक्षेत्रीय संगठनों का जन्म हुआ, जिसे 1945 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सबसे महत्वपूर्ण घटना माना जा सकता है। अब विभिन्न देश सार्क, आसियान, यूरोपीय संघ, एपेक आदि संगठनों को संस्थागत संबंधों को बनाए रखने तथा विकास के लिए अक्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के आवश्यक तथा उपयोगी साधन मानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश की, जिसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की पद्धतियाँ क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
तथा निवेश की पद्धति से ये एक बात एकदम साफ हो जाती है कि विकसित तथा अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में काफ़ी विषमता है और बड़े पैमाने पर वैश्विक पारस्परिक निर्भरता है। पिछले 20 वर्षों के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि औद्योगिक देश तथा तेजी से औद्योगिकृत हो रहे नए देशों में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि कम आय वाले देशों में भी औद्योगिकरण बढ़ा है, परंतु अमीर तथा गरीब देशों में आय के स्तरों की खाई बहुत चौड़ी हो गई है। विश्व की आर्थिक प्रगति में तेजी तथा अनेक विकासशील देशों में उल्लेखनीय सामाजिक प्रगति होने के बावजूद गरीबी की स्थिति बदतर हो गई है। विकासशील देश अपने तैयार सामान की बिक्री तथा कच्चे माल की खरीद के लिए अल्प विकसित देशों पर निर्भर हैं। अल्प विकसित देश जिन मामलों में मुख्यतः विभिन्न देशों पर निर्भर बने रहे हैं वे हैं आर्थिक तथा प्रौद्योगिकी संबंधी सहायता लेना, अपने उत्पाद बेचना और उन्नत प्रौद्योगिकी प्राप्त करना। परंतु इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यापार और निवेश की पद्धति के फलस्वरूप विकसित और विकासशील अल्प विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में असमानता बढ़ी है और वैश्विक स्तर पर परस्पर निर्भरता में भी वृद्धि हुई है। विकसित तथा अल्प विकसित दोनों वर्गों के देश अपने को पहले से अधिक पर निर्भर पाते हैं। वैश्विक परस्पर निर्भरता का लाभ विकसित देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए करते रहते हैं। 3 मजबूत आधारों जिसमें से राजनीतिक, सैनिक और प्रौद्योगिकी संबंधी शक्ति के बल पर विकसित देश वैश्विक परस्पर निर्भरता के मौजूदा दौर में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण तथा अपना दबदबा बनाए रखने में सफल रहे हैं। इससे विकासशील देशों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। परस्पर निर्भरता की अवधारणा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में विकासशील देशों को कहीं अधिक तथा सक्रिय भूमिका निभाने की संभावनाएं बढ़ने लगी है, परंतु उन्हें निराशा हाथ लगी है और निर्धन देशों पर संपन्न देशों के दबदबे के आज के दौर में उन्हें दूसरे दर्जे की भूमिका निभानी पड़ रही है। समय की मांग है कि विकसित देश वैश्विक परस्पर निर्भरता के महत्व और निष्पक्षता को महसूस करे तथा अधिक उपयोगी व न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापारिक प्रणाली के विकास के लिए काम करने को आगे आएं। विकासशील देश न केवल विकास करना चाहते हैं बल्कि समूचे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली को नया रूप देना चाहते हैं ताकि इसे निष्पक्ष व न्यायपूर्ण प्रणाली बनाया जा सके। इसके लिए वे व्यापक उत्तर दक्षिण वार्ता और समझौते के हक में हैं, परंतु विकसित देश अभी इसे स्वीकार करने को पूरी तरह तैयार नहीं है। वे विकासशील देशों की राय को स्थान देने के लिए मौजूदा आर्थिक संस्थाओं तथा समझौतों में थोड़ा बहुत फेरबदल करना चाहते हैं। फिर भी विश्व के विकासशील देशों की आवश्यकताओं के संदर्भ में व्यापार एवं निवेश की पद्धति में बदलाव लाने के लिए विकसित देशों की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। अब बात करते हैं व्यापार तथा निवेश की पद्धतियों की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के बदलते हुए परिदृश्य से जो एक और पद्धति उभर कर सामने आई है वह है विकसित देशों द्वारा विश्व की आय और संसाधनों की आवश्यकता से अधिक दोहन, यानी कि जो विकसित देश हैं उनकी विश्व की आय और संसाधनों का आवश्यकता से अधिक दोहन हो रहा है। तरह तरह के बहानों से शक्तिशाली और अमीर देश विश्व के संसाधनों को अपने हित में इस्तेमाल करते हैं, जिससे गरीब और कमजोर देश घाटे में रहते हैं। प्रौद्योगिकीय और औद्योगिक दृष्टि से उन्नत होने के कारण तथा कच्चे माल के बाजारों एवं निर्मित माल तथा पूंजीगत सामान पर एक तरह का एकाधिकार होने के कारण ये देश विकासशील देशों से खरीदे जाने वाले कच्चे माल की कीमतें अपनी मर्जी से तय करने की स्थिति में होते हैं। परिणाम स्वरूप वे कई तरीकों से विकासशील देशों के संसाधनों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने में सफल हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की बैठक में अमेरिका ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें यह मांग की गई कि उसके कोटे के संसाधनों में 50% वृद्धि की जाए और साथ ही किसी सदस्य द्वारा ऋणों का बकाया भुगतान न किया जाने की स्थिति में उसे संगठन से मुअत्तल कर दिया जाए, यानी कि बाहर निकाल दिया जाए। इसका उद्देश्य विकासशील देशों पर और अधिक दबाव डालना है। विकसित देश हमेशा ही विकासशील देशों पर दबाव डालने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते रहे हैं। विकसित देशों विशेषकर अमेरिका की यह कोशिश रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के जरिए वे विकासशील देशों की आर्थिक नीतियों को परोक्ष रूप से नियंत्रित कर सकें। कहना
न होगा कि उनके व्यापार और निवेश की पद्धति हमेशा ऐसी रही है जिससे वे विकासशील देशों के संसाधनों और आर्थिक नीतियों से लाभ उठाकर अपने आर्थिक हित साध सके। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों और विश्व अर्थव्यवस्था पर भी नियंत्रण के कारण विकासशील देशों पर विकसित देशों की पकड़ और मजबूत बनती है। अपने इस वर्चस्व के चलते थोड़े से विकसित देश आसानी से विश्व संसाधनों का बंटवारा इस तरह से कर लेते हैं कि उनके अपने मकसद पूरे हों। अब है बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका, यानी कि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है उनका क्या रोल है जो आर्थिक सिस्टम है पूरे विश्व का, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों खासकर आर्थिक संबंधों में शक्तिशाली गैर सरकारी एजेंसी के रूप में बहुराष्ट्रीय निगमों का विकास अपने आप में उल्लेखनीय घटना है। इन निगमों के उदय ने विश्व परिप्रेक्ष्य को बदलने में मुख्य भूमिका निभाई है। ये कंपनियां विकसित देश से पूंजी, उद्योग और तकनीकी प्रौद्योगिकी की जानकारी को विकासशील देशों तक ले जाने के स्रोत के रूप में उभर कर सामने आई हैं। साथ ही इन्होंने विकासशील देशों को विकसित देशों पर और अधिक निर्भर बना दिया है। एक और तो विकासशील देशों को उनकी मदद से विकास करने और विशेषज्ञता विकसित करने के अवसर देते हैं, तो दूसरी ओर वे इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं और नीतियों पर नव उपनिवेशवादी नियंत्रण का माध्यम मानते हैं। देखिए साफ साफ ये क्वेश्चन आया हुआ है। नव उपनिवेशवादी स्थिति क्या होती है कि जो विदेश की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो किसी देश को, यानी कि विकासशील देश को इतना खोखला कर देती है या फिर उस पर इतना दबाव बना लेती है कि पूरा देश उसके अंडर आने लगता है। अमेरिका, इंग्लैंड और जापान जैसे देशों में जहां इन निगमों का जन्म हुआ, वे वहां की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने में सहायक रहे हैं। ये किसी देश की सरकार के नियंत्रण से मुक्त रहने की कोशिश करते हैं और साथ ही ये बेरोजगारी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहे हैं। इन सभी पहलुओं के कारण बहुराष्ट्रीय निगमों का समर्थन भी मिला है और इनका विरोध भी हुआ है। बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रभाव का आकलन इसी अनुमान से किया जा सकता है कि वर्ष 2002 तक विश्व के आधे या उससे अधिक औद्योगिक उत्पाद मुट्ठी भर राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया जा रहा था। एक अध्ययन से पता चलता है कि अमेरिका स्थित बहुराष्ट्रीय निगमों की 187 सहायक कंपनियों की संख्या 1950 में 2000 थी, जो 1967 में बढ़कर 8000 हो गई। इस प्रकार इनकी संख्या में 2 दशकों के भीतर 4 गुना वृद्धि हुई। अमेरिका में ऐसी कंपनियां जिनके अधिकारी विदेशी थे 1972 में 2713 थी। विश्व बैंक के एटलस के 1969 के संस्करण में विश्व की 100 सबसे बड़ी कंपनियों, यानी कि $1 अरब से अधिक पूंजी वाली फर्में और देश की सूची को शामिल किया गया। इसमें 41 बहुराष्ट्रीय निगम थे, जिनमें जनरल मोटर्स और एक्सॉन का स्थान कंपनियों में सबसे ऊपर, लेकिन 22 देशों में सबसे नीचे था। शीर्ष 50 इकाइयों में केवल 9 बहुराष्ट्रीय निगम थे, परंतु बाद की 50 इकाइयों में बहुराष्ट्रीय निगमों की संख्या 32 थी। 19 विकसित देशों में कार्यरत 30,400 व्यापारिक कंपनियों की एक या अधिक मेजबान देशों में कम से कम एक विदेशी सहयोगी कंपनी है। इसमें से आधी से अधिक बहुराष्ट्रीय निगमों पर अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी का नियंत्रण है। 1/4 कंपनियों पर अकेले अमेरिका का नियंत्रण है। हालांकि बहुराष्ट्रीय निगमें विश्व भर में प्रगति कर रही है, परंतु बहुराष्ट्रीय व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और जापान जैसे विकसित क्षेत्रों में ही होता है। इंग्लैंड तथा अमेरिका की लगभग आधी कंपनियों की सहायक कंपनियां विकासशील देशों में हैं। जब हम दुनिया भर में फैली बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि इन पर अमेरिका हावी है। 1976 में सभी 411 औद्योगिक कंपनियों में 54% यानी कि प्रतिशत कंपनियां अमेरिकी थी। 12% कंपनियों के साथ इंग्लैंड का दूसरा और 10% कंपनियों के साथ जापान का तीसरा स्थान था। अग्रणी कंपनियों में अमेरिका की विशाल कंपनियों एक्सॉन, जनरल मोटर्स, फोर्ड मोटर्स, टेक्साको मोबिल, स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑयल, IBM, जनरल इलेक्ट्रिक, इंटरनेशनल टेलीफोन एंड टेलीग्राफ के नाम से शामिल थी। देखिए ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें से जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक की कहाँ की कंपनी है, एक क्वेश्चन में मिलान करने के लिए आया हुआ था, तो हमें ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखते चलना है। आगे देखते हैं 1977 में बैंक ऑफ अमेरिका तथा सिटी कॉर्प दुनिया के 2 सबसे बड़े बैंक थे। विश्व के 50 सबसे बड़े बैंकों में 12 जापान के थे। यह प्रवृत्ति अभी तक जारी है। बहुराष्ट्रीय व्यापार तथा लाभ का 90% हिस्सा अमेरिका, जापान, जर्मनी
और इंग्लैंड की झोली में जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का इतना नियंत्रण और अभी तक इसका दबदबा होने के मुख्य कारण है उनकी गतिविधियों का विस्तार और उनकी आर्थिक क्षमता की मजबूती। इसका ध्यान मुख्य रूप से विकासशील देशों पर रहता है क्योंकि इन देशों के सकल घरेलू उत्पाद तथा उनके उन्नत आर्थिक क्षेत्रों में इसका महत्व अधिक दिखाई देता है। इसके अलावा विकासशील देश इन कंपनियों को अपने ऊपर विकसित देशों के नव उपनिवेशवाद नियंत्रण की एजेंसी मानकर चलते हैं। हालांकि ये कंपनियां लाभ कमाने वाली गैर सरकारी और निजी आर्थिक उद्यम होती है, परंतु परोक्ष रूप से वे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं और नीतियों पर अपने गृह देशों के नियंत्रण को मजबूत बनाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका को दो भागों में विश्लेषित किया जा सकता है। ये है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मेजबान देशों पर प्रभाव और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का गृह देशों पर प्रभाव। तो पहले हम बात करेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मेजबान देशों पर प्रभाव, यानी कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है, कॉरपोरेशन है, वो किसी दूसरे विकासशील देश में अपनी मतलब अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई भी कंपनी या निवेश कर रही है, तो उस मेजबान देश पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम माल, प्रौद्योगिकी और प्रबंधकीय जानकारी को देशों की सीमा के पार ले जाने के साधन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कंपनियां और उनके समर्थक मानते हैं कि उन्होंने विकसित देशों की पूंजी तथा उत्पादन विकासशील देशों तक पहुंचाने का काम किया है। पहली बात तो यह है कि ये कंपनियां विकासशील देशों की निवेश संबंधी आवश्यकताएं पूरी करती है। दूसरी बात यह है कि अधिक वेतन देती है, हिसाब किताब में अधिक ईमानदारी बरतती है, ज़्यादा करों की अदायगी करती है और स्थानीय औद्योगिक इकाइयों के मुकाबले अधिक प्रबंधकीय जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करती है। तीसरी बात यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सेवाएं और रोजगार के अधिक आकर्षक अवसर उपलब्ध करवाती हैं। चौथी विशेषता यह है कि ये विकसित देशों से उन्नत प्रौद्योगिकी विकासशील देशों तक ले जाने की वाहिका के रूप में काम करती है। परंतु विकासशील देशों का मानना है कि ये कंपनियां जो लागत वसूल करती हैं वे काफ़ी अधिक होती हैं। यह सही है कि विकासशील देशों में पूंजी, रोजगार तथा अन्य लाभ उपलब्ध कराती है, परंतु जिन शर्तों पर ये लाभ आते हैं उनके बारे में माना जाता है कि वे अन्यायपूर्ण तथा शोषणकारी हैं एवं ये नए देशों के संसाधनों को हड़पने वाली हैं। इन कंपनियों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के आ जाने से विकासशील देश पराश्रित बन जाते हैं, यानी कि जिन कंपनियों से निवेश हो रहा है उन्हीं देशों पर वो क्या है आश्रित हो जाते हैं। इन कंपनियों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के आ जाने से विकासशील देश उन पर ही आश्रित बन जाते हैं। विकसित देशों को स्थानीय विकास में बाधा डालने का मौका मिल जाता है। इससे स्थानीय उद्यम समाप्त भले ही न होते हों पर कमजोर अवश्य हो जाते हैं और औद्योगिकरण, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया में रुकावटें आती हैं। बहुराष्ट्रीय निगम मुख्य रूप से लाभ कमाने वाले संगठन हैं और इनका सतत प्रयास रहता है कि वे अपने शेयर होल्डरों को अधिक से अधिक लाभ दें, जिनमें से अधिकतर लोग इन कंपनियों के गृह देशों के रहते हैं। साथ ही विकासशील देशों से विकसित देशों तक पूंजी का प्रवाह बहुत अधिक होता है, जिसका पुनर्निवेश विकासशील देशों में जहां उत्पादन होता है नहीं किया जाता। बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, तकनीकी जानकारी देने और लाइसेंस देने के लिए भारी शुल्क वसूल करती है, जिससे मेजबान देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव पड़ता है। हस्तांतरण का मूल्य निर्धारण एक और तरीका है जिसका इस्तेमाल बहुराष्ट्रीय निगम अपने करों को कम करने तथा लाभ बढ़ाने के लिए करते हैं। किसी कंपनी के विभिन्न देशों में स्थित सहायक कंपनियों का कच्चा, अर्ध प्रसंस्कृत तथा तैयार माल का कारोबार वास्तव में सहायक कंपनियों के बीच ही किया जाता है, क्योंकि खरीदने तथा बेचने का काम वास्तव में एक ही कंपनी कर रही होती है। इसलिए आयात निर्यात के इन सौदों में सुरक्षित या स्थानांतरण मूल्यों को इस प्रकार से समायोजित किया जा सकता है जिससे मूल कंपनी को फायदा हो। इस सारे गोरख धंधे का परिणाम यह होता है कि पूंजी का प्रवाह विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर होता है। बहुराष्ट्रीय निगम मेजबान देशों को लाभ तो पहुंचाती है, लेकिन भारी कीमत पर। ये कंपनियां विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं तथा विकास प्रयासों पर नकारात्मक प्रभाव डालकर उन्हें नुकसान पहुंचाती है। इस प्रकार विकासशील देशों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दुष्प्रभाव का विश्लेषण करते हुए जॉन एडलमैन स्पेरो ने कहा, बहुराष्ट्रीय निगम आमतौर पर बड़े बड़े विकास ढांचे खड़े करते हैं जिनका अर्थव्यवस्था के विस्तार में कोई योगदान नहीं होता। इनमें ऐसी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जाती है जिनमें भारी पूंजी की आवश्यकता होती है।
बहुत कम स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। सामान उसी देश से नहीं बल्कि बाहर से प्राप्त किया जाता है। करों से बचने के लिए हस्तांतरण मूल्यों तथा प्रौद्योगिकी समझौतों का सहारा लिया जाता है और आमदनी अपने देशों को भेजी जाती है। फायदे की बात की जाए तो इन ढांचों को लाभ गृह देश और मेजबान देश के उन थोड़े से लोगों को ही मिलते हैं जो इन निगमों से जुड़े होते हैं। विकासशील देश इस दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विकसित देशों पर उनकी बढ़ती और गंभीर होती निर्भरता के लिए जिम्मेदार मानते हैं। अब बात करते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों का गृह देशों पर प्रभाव। अब जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर यही सोच सकते हैं कि जैसे कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है, चाहे वो जापान की हो, अमेरिका, इंग्लैंड या किसी भी देश की हो, किसी भी विकसित देश की हो, वो जैसे इंडिया में निवेश कर रहे हैं तो इंडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका उनके अपने गृह देशों में भी चिंता का विषय है। ये बात उस पर लागू होती है जो अभी हमने पिछला पैसेज पढ़ा है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मानो कि अमेरिका की कोई कंपनी है और वो भारत में निवेश कर रही है, तो अमेरिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो देख लेते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका उनके अपने गृह देशों में भी चिंता का विषय है। निसंदेह ये कंपनियां अपने गृह देशों को अधिक लाभ पहुंचाती हैं, पर इन लाभों के बदले इन देशों को अपनी अर्थव्यवस्था तथा उत्पादन एवं रोजगार बाजारों में समस्याओं के रूप में भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बहुराष्ट्रीय निगमों के आलोचकों का कहना है कि ये शक्तिशाली निगम मजदूर संगठनों की वेतन बढ़ाने की मांगों से बचने के लिए उत्पादन सुविधाएं अन्य देशों में ले जाते हैं। औद्योगिक रूप से विकसित देशों में कारोबार को उन विकासशील देशों में जहां मजदूरी सस्ती है और मजदूर संगठन असंगठित है ले जाने की प्रवृत्ति के फलस्वरूप गृह देशों में बेरोजगारी पनपती है, क्योंकि पूंजी का स्थानांतरण मजदूरों के मुकाबले ज़्यादा तेजी से हो जाता है। अपनी आर्थिक सत्ता के सहारे बहुराष्ट्रीय कंपनियां मेजबान देशों की नीतियों को अपने पक्ष में प्रभावित करने में सक्षम होती हैं। दूसरी ओर उनके गृह देश इन कंपनियों को विकासशील देशों में अपनी विदेश नीति संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां चूंकि पूंजी, माल, प्रौद्योगिकी को विश्व के विभिन्न भागों में हस्तांतरित करने में सक्षम होती है, इसलिए गृह देशों की सरकारों द्वारा अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उठाए गए कठोर कदमों के प्रभाव से बच जाती है। उदाहरण के लिए ये अपने उद्यम अन्य अमीर देशों को स्थानांतरित करके अपने देश की कठोर ऋण नीति से बच सकती हैं। विदेशों से लाभ वापस भेजने में देरी करके वे गृह देशों के बकाया भुगतान में बाधा पैदा कर सकती हैं। इसी तरह उत्पादन सुविधाएं विदेशों में ले जाकर स्थानीय मजदूरी की लागत में वृद्धि से बच सकती है। जैसे जैसे किसी बहुराष्ट्रीय निगम का लाभ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे गृह देश के लिए उस पर नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। वे मामूली से आर्थिक और प्रबंध संबंधी गतिविधियों के जरिए गृह देश द्वारा निर्धारित लक्ष्यों पर नकारात्मक असर डाल सकती है। एक सशक्त और गैर सरकारी लाभ कमाने वाली संस्था के रूप में काम करने की क्षमता के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां गृह देशों के लिए समस्याएं पैदा कर सकती है। गृह देश की राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में विदेश नीति संबंधी उद्देश्यों को ये कंपनियां नुकसान पहुंचा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वर्तमान युग में बहुराष्ट्रीय निगम अपने गृह देशों तथा मेजबान देशों दोनों की सरकारों को प्रभावित कर रहे हैं। ये मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशाल गैर सरकारी आर्थिक इकाई के रूप में उभर कर सामने आए हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की राजनीति व्यापक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंग है। एक और इनकी भूमिका की विकासशील देशों और कुछ आलोचकों द्वारा घोर निंदा की जाती है, तो दूसरी ओर कई अन्य विद्वान और अर्थशास्त्री इन्हें अंतर्राष्ट्रीय परस्पर निर्भरता, मानव कल्याण और आधुनिकीकरण का ऐसा माध्यम मानते हुए इनका समर्थन करते हैं जो अब इतनी शक्तिशाली बन चुकी है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार इनकी अनदेखी नहीं कर सकते। बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका की बात की जाए बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका की बात किए बिना समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कोई चर्चा अधूरी रहेगी। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि बहुराष्ट्रीय निगमों के समर्थक इन्हें आर्थिक, औद्योगिक और प्रौद्योगिकी के विकास के ऐसे साधन मानते हैं जो विकसित तथा विकासशील दोनों तरह के देशों को लाभ पहुंचा रहे हैं। उनकी राय में ज़रूरत इस बात की है कि अंतर्राष्ट्रीय महासंस्थाओं के संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह से किया जाए कि विश्व को युद्ध, गरीबी और पिछड़ेपन से मुक्त किया जा सके। इन कंपनियों के आलोचक, विशेषकर विकासशील देशों के लोग, बहुराष्ट्रीय निगमों के उदय और प्रगति को वर्तमान युग का बहुत बड़ा अभिशाप मानते हैं।
उनकी मांग है कि उन्हें नव उपनिवेशवाद के साधनों के रूप में सक्रिय होने से रोकने के लिए कड़े उपाय किए जाएं। ऐसा राष्ट्रीय तथा स्थानीय कानूनों के जरिए ही किया जा सकता है, क्योंकि अपनी असीम शक्ति के कारण ये संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वास्तविकता है। कोई भी इनकी समाप्ति की आशा नहीं कर सकता और घड़ी की सुइयों को पीछे ले जाने की कोशिश करना बेकार है। आवश्यकता इस बात की है कि इन्हें इस तरह नियंत्रण किया जाए कि वे मानवता को नुकसान न पहुंचा पाए। ये अपने मेजबान तथा गरीब दोनों देशों की अर्थव्यवस्था तथा सत्ता के लिए खतरा पैदा कर सकती है, बल्कि कुछ हद तक पहले से भी गंभीर खतरे पैदा कर रही हैं। गैर सरकारी महासंस्था के रूप में वे अपने देशों की नीतियों और कानूनों को अपने हक में प्रभावित करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी भूमिका को सीमित कर सकती हैं। वे पूंजी, प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी जानकारी को विकसित देशों से विकासशील देशों को हस्तांतरित करने की राह में पहले से ही रोड़े अटका रही हैं। इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के उपाय करने की जरूरत है, ताकि वे आधुनिकीकरण तथा विकास की वाहिका के रूप में काम करें और उन्हें विश्व की आर्थिक विषमता तथा नव उपनिवेशवाद के प्रसार के साधन के रूप में काम करने से रोका जा सके। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समर्थकों तथा आलोचकों दोनों को यह महसूस करना चाहिए कि ये पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सशक्त गैर सरकारी इकाइयों के रूप में विकसित हो चुकी हैं। इसलिए इस बात का हर संभव प्रयास किया जाए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और विकास के साधन के रूप में किया जा सके। इन्हें विकसित तथा विकासशील दोनों तरह के देशों को हानि पहुंचाने से रोका जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, कानूनी और राजनीतिक दायरों से बाहर रहने के इनके मौजूदा दर्जे को समाप्त किया जाए। सभी देशों को ऐसी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं खड़ी कर देनी चाहिए जो इन विशाल आर्थिक संस्थाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हो। इस दिशा में बढ़ने में विफलता से निश्चय ही 21वीं सदी में उनका दुष्प्रभाव और बड़ा तथा खतरनाक बन जाएगा। अब बात करते हैं अक्षेत्रीय सहयोग की। संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साथ बड़ी संख्या में अक्षेत्रीय संगठनों की मौजूदगी को 1945 के बाद के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जा सकता है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि अक्षेत्रीय संगठन या गुट प्राचीन काल से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साधन रहे हैं, लेकिन इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में इनका तेजी से विकास हुआ। विश्व युद्ध के बाद के पहले 20 वर्षों में गुटिया राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कुंजी और लगभग नियामक हिस्सा बनी रही। अक्षेत्रीय संगठन या गुट दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध के प्रमुख माध्यम रहे। आज के दौर में उनकी विशेषकर सैनिक सुरक्षा गुटों की भूमिका समाप्त हो गई है, लेकिन उन्हें अब भी अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान का सशक्त साधन माना जा सकता है। गैर सुरक्षा क्षेत्रीय गुटों ने आज के समय में अपने लिए अच्छी और मजबूत स्थिति बना ली है। अब सार्क, आसियान, यूरोपीय संघ आदि क्षेत्रीय आर्थिक गुटों को संस्थागत संबंध बनाए रखने तथा क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग और विकास के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक और उपयोगी साधन माना जाता है। सुरक्षा पर आधारित अक्षेत्रीय गुटबंदी निश्चित रूप से हानिकारक है। नाटो, सीएटो, वार्सा संधि आदि जैसे अक्षेत्रीय सुरक्षा संगठन शांति, सुरक्षा और स्थिरता के नहीं बल्कि सैन्यवाद और तनाव के स्रोत रहे हैं। वार्सा संधि तो अब दफन हो चुकी है, परंतु नाटो अभी भी जीवित है। पर सार्क, आसियान जैसे क्षेत्रीय सहयोग संगठनों के अस्तित्व में आने से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मैत्री और विकास को बढ़ावा देने में सहायता मिली है। ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति कायम करने में उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं। वास्तव में आज के समय में बड़ी संख्या में अक्षेत्रीय सहयोग संगठन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के संचालन के उपयोगी साधन की भूमिका निभा रहे हैं। अक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने में संलग्न कुछ उल्लेखनीय संगठन हैं: आसियान, सार्क, IOR, ARC, एपेक, यूरोपीय संघ आदि। इन उल्लेखनीय संगठनों ने अक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में अनुकरणीय सफलता प्राप्त की है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आसियान की, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ की। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आसियान कहते हैं, की स्थापना 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड द्वारा
साझा प्रयासों के विकास के लिए एक आर्थिक संगठन खड़ा करने के उद्देश्य से की गई। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, हम यहाँ पे नोट कुछ कर सकते हैं। इसके बाद अलग अलग समय पर ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी इस संगठन में शामिल हो गए। भारत इस संगठन का पूर्ण वार्ता सहभागी यानी कि फुल डायलॉग पार्टनर है और पूर्ण सदस्य बनना चाहता है। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का गैर सैनिक और गैर सुरक्षा आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रीय संगठन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या है, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रीय संगठन है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं, पहला, क्षेत्र में आर्थिक विकास, सांस्कृतिक उत्थान और सामाजिक प्रगति में तेजी लाना। दूसरा, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। तीसरा, विभिन्न क्षेत्रों में आपसी हित के मामलों पर परस्पर सहायता और सहयोग, सक्रिय सहयोग बढ़ाना। अपने देश के लोगों को प्रशिक्षण तथा अनुसंधान की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आपसी सहयोग और सहायता को बढ़ावा देना। दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को प्रोत्साहन करना। कृषि, उद्योग और व्यापार के विकास में आपसी सहयोग करना। और लास्ट है, समान उद्देश्य और लक्ष्यों वाले मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ मैत्री और उपयोगी सहयोग बनाए रखना। 8 अगस्त 1997 को आसियान ने अपने सदस्य देशों के विकास के लिए आर्थिक सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने वाले क्षेत्रीय संघ के रूप में अपने 30 वर्ष पूरे किए। यहाँ एक सशक्त और समन्वित क्षेत्रीय संघ के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है। इसके प्रयासों से इसके सदस्य देश 7 से 8% तक ही आर्थिक विकास दर प्राप्त करने में सफल हुए हैं। यह संगठन अब तक दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद चीन क्षेत्रों में विकास का समन्वित कार्यक्रम चलाने के लिए बुनियादी ढांचा मजबूत बनाने की दिशा में प्रयासरत है। यह इस क्षेत्र में प्रतियोगिता और वैश्वीकरण में तेजी के आज के युग में अग्रणी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। आसियान अपने देशों के बीच विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग की महत्वपूर्ण और सक्रिय एजेंसी के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत की सुरक्षा तथा रणनीतिक मसलों को देखने वाले संस्थान आसियान क्षेत्रीय मंच से जुड़ा हुआ है। इसके बाद है हमारा सार्क की बात करेंगे, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसमें से जो बातें हैं वो नोट करते चलेंगे। आसियान की तर्ज पर दक्षिण एशिया के देशों में भी आपस में आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक क्षेत्रीय संगठन बनाने का निश्चय किया गया। इसलिए इस क्षेत्र के 7 देशों ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क का गठन किया। इसमें जो देश है वो है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव। इस संगठन की औपचारिक स्थापना दिसंबर 1985 में हुई। सार्क के गठन का उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके लिए इसके नेताओं ने सार्क को एक सामूहिक आर्थिक व्यवस्था के रूप में विकसित करने के लिए धीरे धीरे व्यापारिक बाधाएं दूर करने का फैसला किया। परंतु इस सपने को साकार करना इतना आसान नहीं था। संगठन के 2 बड़े देशों यानी कि भारत और पाकिस्तान में राजनीतिक विवादों और पाकिस्तान द्वारा भारत और श्रीलंका तथा भारत एवं बांग्लादेश में फूट पैदा करने की कोशिशों के चलते आर्थिक सहयोग बढ़ाने के प्रयासों को ठेस लगी। पाकिस्तान हमेशा भारत के साथ अपनी बराबरी करना चाहता है और भारत के असर को कम करने की कोशिश में लगा रहता है और भारत में गड़बड़ी पैदा करने से भी नहीं हिचकिचाता। इसका हाल ही का एक उदाहरण है गुजरात के दंगों का मसला सार्क बैठक में उठाना। वह बांग्लादेश तथा श्रीलंका को भी इस शरारतपूर्ण खेल में घसीटने की कोशिश करता रहता है। ऐसे प्रयासों से दक्षिण एशियाई देशों में आर्थिक सहयोग बढ़ाने का उद्देश्य पूरी करने में दिक्कतें आती हैं। सार्क के उद्देश्य पत्र में आपसी मामले उठाने पर पाबंदी होने के बावजूद पाकिस्तान कश्मीर मामले को भारत एवं पाकिस्तान के बीच मूल समस्या बताने की रट लगाए रहता है। इस तरह भारत इस क्षेत्र में भौगोलिक तथा आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा और प्रौद्योगिकी में प्रगति के आधार पर सबसे विकसित देश है। इसलिए सार्क के सदस्यों में सहयोग और विकास के कार्यक्रम चलाने में इसकी प्रमुख भूमिका रही है और अब भी है। भारत ने सार्क को विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग में बढ़ोतरी और विस्तार करने के लिए समान रूप से प्रभुसत्ता संपन्न देशों के स्वैच्छिक तौर पर गठित क्षेत्रीय संगठन के रूप में मान्यता दी है। भारत का विश्वास रहा है कि सार्क चेतना के माध्यम से दक्षिण एशिया के देश विकास कर सकते हैं और सदस्य देशों के आपसी विवाद सार्क मंच से बाहर ही हल करने चाहिए।
परंतु सार्क देशों के बीच द्विपक्षीय विवादों की मौजूदगी और आपस में उस स्तर का राजनीतिक एवं आर्थिक सहयोग काम करने में विफलता के कारण सार्क बहुत अधिक प्रगति नहीं कर पा रहा है। क्षेत्र के भीतर व्यापार के मामलों में एक दूसरे को प्राथमिकता देने का फैसला अभी सिरे नहीं चढ़ पाया है। इसी तरह दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार अक्षेत्र यानी कि साफ्टा का प्रस्ताव भी अभी ठंडे अवस्थे में पड़ा है। यहाँ तक कि सार्क के वार्षिक सम्मेलन में भी बाधाएं आती रहती हैं, इसलिए सार्क क्षेत्रीय सहयोग के महत्वपूर्ण अवसरों से वंचित ही रहा है। अब बात करते हैं हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि IORARC। 5 मार्च 1997 को मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में एक व्यापक आधार वाले हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन यानी कि IORARC नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई। देखिए इसकी स्थापना कब की गई, इसकी फुल फॉर्म और इसको कहाँ इसकी स्थापना हुई, ये सब हम ध्यान रख सकते हैं। इसमें 3 महाद्वीपों यानी कि एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के 14 देश शामिल हुए। ये देश कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। इन 14 देशों में भारत, मॉरिशस, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, ओमान, यमन, तंजानिया, केन्या, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका और मॉरिशस है। यह संगठन हिंद महासागर के आसपास स्थित देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और महाद्वीपों के बीच व्यापार बढ़ाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में बनाया गया, परंतु सुरक्षा संबंधी मामलों और मानव अधिकारों को इसके उद्देश्य पत्र से बाहर रखा गया। इसके कार्यक्रमों तथा गतिविधियों का लक्ष्य आर्थिक सहयोग के उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है जिनसे समान हित साधने और आपसी लाभ हासिल करने के अधिक से अधिक अवसर मिलते हों। इनमें विशेष रूप से शामिल है निवेश, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक आदान प्रदान को प्रोत्साहन, पर्यटन, बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों का विकास तथा सेवा प्रदाताओं का निष्पक्ष आधार पर आवागमन। इस समय इसमें प्राथमिक व्यापार व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, परंतु सदस्य देश आपस में व्यापार समझौते करने को स्वतंत्र हैं। संगठन इस सिद्धांत पर चलता है कि सदस्य देश एक दूसरे के साथ निष्पक्ष बर्ताव करें। यह विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा इस नए संगठन के सदस्यों को सर्वाधिक सहयोगी देश का दर्जा दिए जाने की स्वीकृति देता है। इस संगठन के मामले में कुछ भी अनोखा नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंद महासागर, जो कि एक व्यापारिक क्षेत्र है, एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो नाफ्टा, आसियान और एपेक जैसे आर्थिक गुटों से बाहर रहा है। ऐसे समय में जब वैश्वीकरण और समुद्र आधारित व्यापारिक रिश्ते क्षेत्रीय विकास के सशक्त तत्व बन रहे हैं, हिंद महासागर समुदाय का एक आर्थिक गुट के रूप में अपनी क्षमता को पहचाना स्वाभाविक था। इसलिए इस संगठन के अस्तित्व में आने में कोई विसंगति नहीं है। हिंद महासागर में पर्यटन के अलावा अपार संभावनाओं की संपदा है, जिसे इस क्षेत्र के देश आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने संकल्प पर दृढ़ रहकर अत्यंत उपयोगी और लाभप्रद स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। अब बात आती है एपेक की, यानी कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन प्रशांत महासागर के देशों के मंच के रूप में विश्व की कुछ सर्वाधिक शक्तिशाली मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ जोड़ता है। 21 देशों का यह संगठन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के प्रयासों से 1989 में बना। इसके मूल सदस्यों की संख्या 18 थी। इनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया और ब्रुनेई शामिल थे। एपेक के मौजूदा सदस्य हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, दार एस सलाम, कनाडा, चिली, चीन, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, चीन, ताइपेई, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम। तो इसमें शुरू में क्या है, मूल देश 18 थे, लेकिन अब बढ़ गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। एपेक के सदस्य देशों ने इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग और विकास के लिए सिद्धांतों की एक घोषणा की पुष्टि की। सदस्य देशों से कहा गया कि वे स्थायी विकास का काम तेज करें और इस दिशा में हुई प्रगति की रिपोर्ट भेजते रहें। यह संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह व्यापारियों को आवागमन की सुविधाएं देने, निवेश को सुलभ बनाने और निवेश संरक्षण को दृढ़ बनाने तथा बुनियादी ढांचे के विकास में निजी निवेश को आकर्षित करने जैसे काम कर रहा है। यह संगठन क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग की एक आदर्श मिसाल है।
अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन, बहुत इम्पोर्टेंट है। यूरोपियन संघ सबसे शक्तिशाली और सुसंगठित आर्थिक गुट है, मतलब कि सबसे सक्सेसफुल जो आर्थिक संगठन है वो यही है। इसका वर्तमान रूप यूरोपियन संघ 1992 में की गई मॉस्ट्रिएट संधि पर आधारित है। ये क्वेश्चन भी नेट में आया हुआ है कि जो यूरोपियन संघ की स्थापना है वो किस संधि द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो वो है मॉस्ट्रिएट संधि द्वारा इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। यह 1 नवंबर 1993 को लागू हुई। यूरोपीय संघ 1 जनवरी 1952 को गठित यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय का संशोधित तथा विस्तृत रूप है। इसके 6 सदस्य थे, जिसमें बेल्जियम, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, लग्जमबर्ग, इटली और हॉलैंड। इन 6 देशों ने शुरू में अपने कोयले और इस्पात के संसाधनों का इस्तेमाल आर्थिक सहयोग के लिए करने का निश्चय किया। बाद में 1957 की रोम संधि के अनुसार इन 6 देशों ने यूरोपीय आर्थिक ऊर्जा समुदाय यानी कि इकोनॉमिक एनर्जी कम्युनिटी EEC और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय यानी कि यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी यूरो एटम का गठन किया। इन दोनों को मिलाकर यूरोपीय समुदाय यानी कि यूरोपियन कम्युनिटी के नाम से पुकारे जाने वाले इस संगठन में जनवरी 1973 में इंग्लैंड, आयरलैंड और डेनमार्क भी शामिल हो गए। ग्रीस में लोकतंत्र कायम हो जाने के बाद उसने भी इसकी सदस्यता के लिए आवेदन किया। 1981 में वह सदस्य बन गया। 1986 में स्पेन और पुर्तगाल भी आ जाने से संगठन के सदस्यों की संख्या 12 हो गई। 1993 में व्यापार तथा यात्रा संबंधी पाबंदी हट जाने पर इस संगठन का नाम यूरोपीय संघ हो गया, यानी कि 1993 में इसका नाम क्या बन गया, यूरोपीय संघ हो गया। और कई अन्य देशों ने इसमें शामिल होने की इच्छा जाहिर की। 1995 में ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और स्वीडन के सदस्य बन जाने से इसकी सदस्य संख्या 15 हो गई। 2002 में संगठन ने 10 और देशों को मई 2004 तक सदस्य के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया। ये 10 देश हैं पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, साइप्रस तथा माल्टा। इस तरह यूरोपीय संघ की सदस्य संख्या अब 25 तक पहुंच जाएगी। इसकी संस्थाओं में यूरोपीय संसद, यूरोपीय परिषद तथा यूरोपीय आयोग शामिल है। भारत यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंध मजबूत बनाने के प्रयास कर रहा है। 2000 में भारत और यूरोपीय संघ की शिखर बैठकें हुई, जिनके फलस्वरूप यूरोपीय संघ की ओर से भारत की अनेक परियोजनाओं में निवेश किया गया। यह संगठन पिछले कुछ वर्षों में मजबूत आर्थिक आधार वाले एक विकसित आर्थिक समुदाय के रूप में उभर कर सामने आया। इसकी अब एक समान मुद्रा यानी कि यूरो तथा एकमात्र बैंकिंग संघ है, परंतु इंग्लैंड, डेनमार्क और स्वीडन ने अभी यूरो मुद्रा स्वीकार नहीं की है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं छोटे छोटे जो हमें ध्यान रखनी है। जो इसकी एक जैसे कि कॉमन जो इसकी करेंसी है वो यूरो है, और इसकी एक जो यूनिक जो बैंकिंग सिस्टम है उसका नाम है बैंकिंग यूनियन। लेकिन इसमें से इंग्लैंड, डेनमार्क और स्वीडन ने अभी भी यूरो मुद्रा को स्वीकार नहीं किया है। इसकी आर्थिक सफलता इतनी जोरदार रही है कि यह अब अपनी आर्थिक एकता के लिए यूरोपीय संघ की सशक्त राजनीतिक एकता का सहारा लेने की कोशिश में है। ऊपर दिए गए ब्यौरे से ये बात साफ हो जाती है कि क्षेत्रीय सहयोग समकालीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है। वैश्विक और क्षेत्रीय संगठनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जहां वैश्विक संगठन शांति, समृद्धि और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में प्रयासरत है, वहीं क्षेत्रीय संगठन सदस्य देशों के बीच विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्वरूप में काफ़ी बदलाव आया है। तो यहाँ पर हमारी जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हमारा जो है सारांश यानी कि समरी रहती है, इसको हम देख लेते हैं। सारांश में हमें बताया गया है कि आर्थिक मामलों के 4 पहलुओं यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश, बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका और क्षेत्रीय सहयोग के बढ़ते हुए महत्व पर ऊपर की गई चर्चा से हम इस पर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विश्व के अमीर तथा गरीब देशों के बीच काफ़ी विषमता के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समन्वय की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। विद्वानों में यह भावना जोर पकड़ रही है कि देर सवेर दोनों पक्षों का अपने हित में एक दूसरे के करीब आना तय है। ऐसा होने की संभावना के कारण के पीछे वे लाभ है जो अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और क्षेत्रीय सहयोग से दुनिया को मिला रहे हैं। पश्चिमी यूरोप की एकता से यह सिद्ध हो गया है कि यूरोप के चहुमुखी विकास और समृद्धि में इसका बहुत बड़ा योगदान है।
इससे आपसी सहयोग और समझौतों के जरिए प्रगति के लाभ हासिल किए जा सकते हैं, जबकि यह तथ्य भी माना जा सकता है कि यह धीमी और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये सारे के सारे संगठन जो आर्थिक व्यापार के संगठन हैं, इनकी स्थापना कब हुई है, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं और इनके क्या रूल रेगुलेशन जो हमें इस लेसन में थोड़े बहुत बताए गए हैं, हमें ध्यान से पढ़ने हैं, यानी कि सुनने हैं और नोट कर लेना है। एग्ज़ाम में ये सीधे सीधे क्वेश्चन इनसे बनते हैं। बार बार जो नोट किए गए पॉइंट्स हैं इनको हमने रिवाइज़ कर लेना है। अभी हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।